चार्ट ड्रॉ करते हैं। बेसिकली हमने इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करना है। 3 किस चीज की बात कर रहा था कि कोई सूट जब आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड या पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद फाइल करते हो तो वो क्या हो जाता है, डिसमिस। द वर्ड यूज्ड वाज डिसमिस। फिर हमने कहा 4 to 24 में ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो डिसमिस नहीं होएगा, उसको बचा लिया जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स सी 4 to 24 क्या क्या कहता है। सबसे पहले जो आपका सेक्शन 4 है वो बेसिकली दैट कंडोन्स द डिले, चार्ट बनाना है आपने, ये कंडोन्स द डिले ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कोर्ट, क्लोजिंग ऑफ कोर्ट, कुछ समझ आ रहा है? कंडोन्स द डिले ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कोर्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, on the last date of limitation period. I think I'll call him again. This needs to be fixed. How can I teach limitation without this? बिना लिखे कैसे solve कराऊंगी? I repeat. Section 4, it condones the delay. It condones the delay on account of closing of court, closing of court on the last day of limitation period, on the last day of limitation period. लेट्स से मैंने जस्मीन के खिलाफ कोई केस फाइल करना था, सूट था बेसिकली, तो जब मैंने फाइल करना है मेरे लिमिटेशन पीरियड कितना है एज पर द आर्टिकल्स 3 इयर्स। ठीक है, लेट्स से 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड था। जब मैं लास्ट डे, तब तक मैं सोचती रही कि यार छोड़ देते हैं, चल दोस्त है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लास्ट डे मुझे याद आता है कि नहीं नहीं मेरा सारा कुछ रेडी है, मैंने इसके खिलाफ केस फाइल करना ही करना है, और बाई चांस उस दिन कोर्ट बंद होती है, देन व्हाट इज द प्रोविजन दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4। तो आपको कोर्ट ये तो नहीं कह देगी अब तेरे को खुश है, they cannot say that. So in that case we have an exception that is given under section 4. ठीक है, सारा डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ चार्ट बनाना है। Then is section 5. Section 5, it condones the delay. It condones the delay of appeals. Of appeals. ब्रैकेट में लिखो where there is sufficient cause. Where there is sufficient cause. So पहले में हमने देखा अगर कोर्ट क्लोज थी लास्ट डे पे तो हम कंडोन कर सकते डिले को। ठीक है, सेकंड में हमने देखा कि सूट के केस में हम डिले को कंडोन नहीं कर सकते, बट अगर अपील है, एप्लीकेशन है जिनमें आपको कम टाइम दिया जाता है, 30 दिन, जब हम देखते हैं सीपीसी पढ़ोगे 60 डेज 90 डेज यही टाइम पीरियड आपको दिया जाता है, तो उसमें लेट्स से अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन था कि आप कोर्ट नहीं जा पाए तो आपको डिले को कंडोन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। सो दिस पार्ट इज बेसिकली डिस्क्रिशनरी, यही लिख लेना, दिस इज डिस्क्रिशनरी। देन इज द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेक्शन 6, 7, 8। 6, 7, 8। 6, 7, 8 बेसिकली क्या करते हैं, प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन, प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन during the period of disability, during the period of disability. Underline the word prevent the operation, prevent the operation. 4 क्या कर रहा था, अलाउ कर रहा था। ठीक है, 5 क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। 6, 7, 8 क्या कह रहा है कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो टाइम को रोक दिया जाएगा। ठीक है, डिसेबिलिटी कौन सी होती है अंडर लॉ, माइनर, इनसेन, ये सारे इंसॉल्वेंट, ये सारी आपकी डिसेबिलिटीज हैं। तो जब आप पे ऐसा कष्ट आता है बेसिकली तो टाइम पीरियड को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 9 प्रोवाइजो। सेक्शन 9 प्रोवाइजो suspends the period of limitation. Section 9 proviso suspends the period of limitation. इसमें कुछ प्रोविजंस दी गई हैं, एक दो जिनके केस में ये कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उस टाइम पीरियड को उस टाइम के लिए सस्पेंड करेंगे। सो अंडरलाइन द वर्ड सस्पेंड। यहाँ पे भी हम टाइम को क्या कर रहे हैं, रोक रहे
रिवीजन जब डिटेल में हो जाएगी तब आपको समझ आएगा किसमें हमने टाइम दिया, किसमें हमने रोका। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 11, 13, 14 एंड 15 excludes section 12, 13, 14, 15, not 11. 12, 13, 14, 15 excludes 11 नहीं आएगा, 12 आएगा। 11 क्या बात करता है, जिसने पढ़ा हुआ उसको पता होगा क्यों नहीं आएगा। 11 और ट्रस्टीज वाला अगर आपको सबने आपने टॉपिक से किए नहीं हुए, जब कर लोगे तब समझ आ जाएगा ये टाइम टेबल में इसलिए क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, सो बेसिकली 12, 13, 14, 15 excludes certain amount of time in computing the period of limitation. ब्रैकेट में लिखो कौन सा टाइम होता है, बेसिकली टाइम requisite for example, time requisite for obtaining the copy of the judgment. ये चल नहीं रहा सही से, सारा मैथ से लिख के करवाना है। कोई सॉल्यूशन, हाँ ये देखो कैसे क्लियर नहीं आ रहा ना, ये देखो लिखो एग्जाम्पल टाइम requisite for obtaining copy of the judgment। ठीक है, सो 12, 13, 14, 15 किस चीज की बात करता है कि कुछ टाइम पीरियड जो आपको केस में लगता है, जैसे आपने जब कॉपी लेनी होती है जजमेंट की, या लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है या रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, वो वाला टाइम आपका क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सो द वर्ड हियर इज एक्सक्लूड। यस 16, 17 एंड 23 अभी भी नहीं चल रहा से। 16, 17 एंड 23 इसे दोबारा ऑन करके देख लो, इसे फिक्स हो जाए। सारा ही रिटर्न है आज। आप लिखो 16, 17 एंड 23 defer the 16, 17 and 23 defer the starting point of limitation. Example, in case of death or fraud. In case of death or fraud. Next section 18, 19 and 20. Section 18, 19 and 20. 18, 19 और 20 किस चीज की बात करते हैं, interrupt the running period of चला लेंगे अभी ऐसी interrupt the running period of limitation and starts it afresh. किस चीज की बात करते हैं 18, 19, 20 जिन्होंने पढ़ा हुआ है, limitation and starts it afresh. क्या कर दिया, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या कर दिया जिससे दोबारा हो जाए। किसी ने कुछ वर्ड बोला, अभी क्या बोला था, एक्नॉलेजमेंट। सो बेसिकली मान लेना कि अभी ये चीज पेंडिंग है, तब आपका एक नया टाइम स्टार्ट हो सकता है, दैट इज अफ्रेश। सो एक्नॉलेजमेंट माइंड यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पंजाब में जब भी पेपर बनता है एक्नॉलेजमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब आपको ये चार्ट पहले क्यों बनाया, बेसिकली ये इसलिए बनवाया है कि जब आपका एक्सक्लूड पे आ जाएगा तो 3-3, 4-4 सेक्शंस इकट्ठे लगेंगे। ठीक है, तब आप एक सेक्शन नहीं लगाते, एक चंक ऑफ सेक्शंस है जो ग्रुप्स मैंने अभी आपको लिखवाए
रहे हैं वो इकट्ठे यूज होते हैं, इसीलिए आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 3। अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 हमने कल ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था? एवरी सूट, डायरेक्ट क्या कहते हैं हमारा, एवरी सूट अपील या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। सूट क्या था? इंस्टीट्यूटेड, अपील क्या थी? प्रेफर्ड, एप्लीकेशन क्या थी? मेड, ठीक है। ये सब कब? आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फिर वो क्या हो जाएगी? शैल बी, द वर्ड हियर इज शैल बी डिसमिस्ड। यहां तक सबको समझ आ गया कि अगर हमने जो आर्टिकल्स दिए हैं उसके बाहर हमारा टाइम पीरियड चला गया, हम उससे बाहर चले गए, तो हमारा केस हो जाएगा डिसमिस सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24। अगर 4 to 24 में आ गया हम बच जाएंगे, अदरवाइज 3 कहता है कि बस कोर्ट के दरवाजे आपके लिए बंद। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 3 सब क्लॉज 2। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 किस चीज की बात करता है? गिव द हेडिंग लिमिटेशन। लिमिटेशन when begins। 3 सब क्लॉज 2 लिमिटेशन when begins। सबसे पहले हम बात करेंगे, ए पार्ट बात करता है इसकी, सूट इंस्टीट्यूटेड। सूट इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। ये चार्ट है इसका, 3 तरीके से हुआ इसके अंदर। फर्स्ट है ऑर्डिनरी केस, फर्स्ट इज ऑर्डिनरी केस। सेकंड है केस ऑफ पॉपर, केस ऑफ पॉपर, ठीक है। थर्ड है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। अभी के लिए सिर्फ ये चार्ट बनाओ, फिर बेयरएक्ट से रीड करो, फिर समझाते हैं। रीड जस्मीन, रीड फ्रॉम द बेयरएक्ट। For the purpose of this act, a suit is instituted in an ordinary case when the plaint is presented to the pauper officer. In the case of the pauper, when an application for leave to sue as a pauper is made, and the case of a claim against a company which is being borne up by the court, when the claimant first sends his claim to the official liquidator. So basically इसमें सबसे पहला वर्ड है सूट इंस्टीट्यूटेड। ये जब हम 3 पार्ट 2 में बात कर रहे हैं, अब आपने अप्लाई करने के लिए सीखते जाना है। अभी मैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? सूट, ठीक है। सूट की बात हो रही है, तो उसी का आर्टिकल दिमाग में रखना और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो होता है ऑर्डिनरी सूट, जैसे मेरा और इसका किसी चीज को लेके झगड़ा है, जमीन को लेके झगड़ा है, दैट इज एन ऑर्डिनरी केस। वो कब से लिमिटेशन स्टार्ट होती है? व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड। सिविल सूट कैसे फाइल करते हो? प्लेंट फाइल करते हो ना। व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट, व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू प्रॉपर कोर्ट। मैंने जस्मीन के खिलाफ दावा दायर करना है, तो जब मैं कोर्ट में जाके वो दावा दायर कर दूंगी जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी, तो वो तब से लिमिटेशन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज प्रॉपर कोर्ट? कॉम्पिटेंट कोर्ट, ब्रैकेट में लिख लो, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। द कोर्ट विच हैज ज्यूरिसडिक्शन। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो सिंपल है, इस पे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। नेक्स्ट है केस ऑफ पॉपर। पॉपर कौन होता है? बेसिकली इंडिजेंट या पुअर पर्सन, ठीक है। जो हमेशा कोर्ट को जाके क्या कहेगा कि आई डू नॉट हैव, क्या नहीं होता उसके पास? पैसा। आई डू नॉट हैव मनी फॉर कोर्ट फीस, ठीक है। वो हमेशा कोर्ट को जाके बोलेगा, लेट्स से मैंने केस करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने डिफेंड करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। केस करने की बात करते हैं पहले। आई डोंट हैव मनी, सो व्हाट विल आई डू? आई विल गो टू द कोर्ट एंड आई से आई डोंट हैव मनी, ठीक है, बट आई वांट टू क्लेम दिस थिंग। तो उस केस में आप क्या करते हो? एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू, application for leave to sue as pauper is made. Application for leave to sue as pauper is made. कौन सा ऑर्डर लगता है सीपीसी का? ऑर्डर 33 एंड 44, ठीक है। सीपीसी क्या कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और आपने प्लेंट फाइल करनी है, सूट फाइल करना है, तो आपको कोर्ट
कोर्ट में जाके पहले क्या लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन। आप सीधा मुंह उठा के प्लेंट नहीं फाइल कर सकते, आपको पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि मेरे को लीव टू सू एज अ पॉपर चाहिए। दैट मीन्स अ परमिशन चाहिए कि मैं गरीब हूँ तो मैं अपना अलग तरीके से केस बाद में फाइल करूंगा, मुझे लीगल एड भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज सेड बाय सीपीसी। अभी आप सीपीसी में वहां तक पहुंच गए? फिर ये अलग अलग कर दिए सब्जेक्ट्स। मुझे लग रहा था सीपीसी वहां तक चला गया होगा, बिकॉज यहाँ तो आपका सीपीसी बहुत लगेगा हर एक टॉपिक, बट जनरल आइडिया तो होगा आप लोगों को। ठीक है, सो बेसिकली इसमें जब आपने एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पॉपर लगाई है, वहां से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात हो रही है जब किसी पॉपर बंदे ने सूट इंस्टीट्यूट किया है। अभी कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊंगी। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल से, किसी को अगर नहीं समझ आया। लेट्स से 1 जनवरी को मैंने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, लीव टू सू एज पॉपर। ठीक है, 15 जनवरी को मुझे वो लीव ग्रांट होगी, कोर्ट कहती है जा भाई तेरे को हम लीगल एड देंगे, तू पिटीशन फाइल कर ले। तो कब से स्टार्ट होगा आपका लिमिट? 1 जनवरी। ठीक है, क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन जब आपने लगाई तब से है, जब आपको ग्रांट किया गया तब से नहीं है। ये सब चीजें आपने टेक्निकल लेके चलनी है, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन आएगा उस पर 3-4 सेक्शंस लगेंगे, सो आपको सबकी प्रोविजंस पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्लेम अगेंस्ट कंपनी। रीड एक बार कंपनी के बारे में। In the case of claim against a company which is being brought up by the court when the claimant first sent in his claim to the official liquidator. So claim against company, कौन सी कंपनी? When the company is वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रौला पड़ता है, जब अच्छी चल रही है तो हम तो कहते हैं वाह वाह क्या कंपनी है, बिरला, रिलायंस, बड़ा अच्छा चल रहा है काम। अब लेट्स से कहते हैं कल से ये बंद, नोटबंदी की तरह, फिर सब आ जाएंगे वो मेरा क्लेम मेरा क्लेम मेरा क्लेम। सो बेसिकली जब आप क्लेम करना चाहते हो, सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हो ऐसी किसी कंपनी के खिलाफ जो कि बंद हो रही है, तो उस केस में कब अलाउ होगा? व्हेन द क्लेमेंट first sends claim to official liquidator. When the claimant first sends claim to official liquidator. जब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास अपना क्लेम सबमिट कर देते हो, दावा सबमिट कर देते हो कि एंड सो मेरा ये क्लेम है फ्रॉम दी कंपनी जो कि बंद हो रही है, मुझे यहाँ से ये हिस्सा दिलवाया जाए। तो जब आपने वो क्लेम सबमिट कर दिया, जब स्टोरी में ऐसी लाइन आई कि आपने लिख के दे दिया कि मेरा ये क्लेम है, तब से आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हम ये राम कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये सॉल्व करने के लिए चाहिए कि आपका कब से लिमिटेशन स्टार्ट होएगा। राइट, नाउ लेट्स कम टू 3B। रीड जसमीन। Any claim by way of a set-off or a counter-claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted in the case of set-off on the same date as the suit in which the set-off is pleaded. In the case of counter-claim on the date on which the counter-claim is made in court. सो बेसिकली आपका 3B किस चीज की बात करता है? सेपरेट सूट। सेपरेट सूट। सो बेसिकली सेपरेट सूट में क्या होता है? सेपरेट सूट कौन सा हुआ? जैसे काउंटर क्लेम। ठीक है, आपको अलग से दावा करना पड़ेगा। राइट, सो सेपरेट सूट जो है आपका सीपीसी में कौन सा ऑर्डर है इसका? ऑर्डर 8 सीपीसी। ये साथ साथ लिखते जाना, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। इवन दो अगर आप ट्रस्ट मी लिमिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर नहीं लिखते ना सीपीसी के बारे में, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट लिख दोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। राइट, बट अदरवाइज इफ यू नॉट एबल टू रिमेंबर द ऑर्डर्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट, सो बेसिकली सेपरेट सूट में 2 तरीके के हमारे ऑर्डर्स हैं। पहला तो बात करता है सेट ऑफ की, दूसरा बात करता है काउंटर क्लेम। ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी सूट हुआ, अगर आप पिछले सूट्स देखो, ऑर्डिनरी केस मैंने इसके खिलाफ किया एक केस। ठीक है, केस ऑफ पॉपर एक केस, एक ही तरीके का, सेपरेट सूट तो नहीं है। ठीक है, आपने कंपनी के खिलाफ किया एक केस। बट जब हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करते हैं, सेट ऑफ क्या होता है? लेट्स से मैंने 10,000 लेना था, ये कहती खर्चा अभी तो मैंने तेरे से 4,000 लेना है। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या है? दैट इज अ सेपरेट क्लेम। उसको हम कहते हैं सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। उस केसेस में आपका टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? सेट ऑफ इज ऑर्डर 8 रूल 6
ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ के केस में इट इज सेम डेट एज सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। सेम डेट एज सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। काउंटर क्लेम के केस में कौन सी डेट होएगी? व्हेन काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। व्हेन काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट, ठीक है। अब दोनों में देखो फर्क है, चाहे ऑर्डर 8 के अंडर ही आ रहे हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से आपने डेट काउंट करनी है। अगर तो वो हुआ सेट ऑफ, अब सपोज किसी बंदे को समझ ही नहीं आता कि सेट ऑफ क्या है, तो आपने एग्जांपल लेके चलनी है। लेट्स से यहाँ ए है, ठीक है, उसने सूट फाइल किया है अगेंस्ट बी, राइट। किस चीज का? क्लेम ऑफ रुपीज लेट्स से 10,000। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है, 10,000 का दावा किया है। किस दिन किया है? 1 जनवरी को। अभी हम ईयर्स नहीं लेते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं, ठीक है। 1 जनवरी को लेट्स से किया है। देन बी ने ए पे दावा किया, किस चीज का? कि मेरा भी भाई 4,000 का तेरे तरफ क्लेम खड़ा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सेट ऑफ। आपने उसी पैसे में से उस पैसे को क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो जब ऐसा केस होगा तो कब से? लेट्स से ये 1 मार्च को काउंट किया, आपका सेट ऑफ का क्लेम आया, कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा? कब से? 1 जनवरी। क्यों? Yes, because same date as suit in which the set off is pleaded, क्योंकि वो वहीं से निकल के आ रहा है आपका क्लेम, जो सेटल हो रहा है क्लेम वो उसी सूट से निकल के आ रहा है। 10,000 में से 4,000 का सेट ऑफ निकल रहा है। सो बेसिकली उसमें डेट क्या रहेगी? सेम डेट एज सूट इन विच दी सेट ऑफ इज डन। सो ये अंडरलाइन कर लेना, पेपर में याद रहेगा 1 जनवरी, ठीक है। जिस दिन केस फाइल हुआ था उस दिन से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ना कि जिस दिन से सेट ऑफ फाइल हुआ, राइट। दिस इज द केस ऑफ सेट ऑफ। काउंटर क्लेम में उल्टा है। काउंटर क्लेम क्या कहता है? व्हेन द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। अब लेट्स से यहाँ 1 जनवरी 2021 को सूट फाइल हुआ था, ठीक है। धीरे धीरे ईयर्स भी ऐड करना शुरू करते हैं। 15 फरवरी 2021 को काउंटर क्लेम फाइल हुआ है, तो यहाँ कौन सा टाइम पीरियड होगा? 15 फरवरी 2021। एक सर्कल करना स्टार्ट कर दो, जब जहाँ भी आप एग्जांपल्स कर रहे हो जिसको बिल्कुल लिमिटेशन नहीं आता। कईयों का इससे एडवांस लेवल होगा, कईयों को बिल्कुल नहीं आता। व्हाट इज काउंटर क्लेम? भाई समझाओ। सीपीसी अभी आप सच्ची वहां तक नहीं पहुंचे? Then you have to ask sir to explain it to you because this is covered under CPC order 8। पूरा पढ़ाना पड़ेगा तब आपको जाके समझ आएगा। काउंटर क्लेम इसमें काउंटर क्लेम बेसिकली एडवांस लेवल होता है। जैसे आपका सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ का मतलब है 10,000 में से 4,000। काउंटर क्लेम का मतलब है मुद्दा सेम है बट वादा आपका ज्यादा भी हो सकता है, दावा उससे भी ज्यादा हो सकता है, 15,000 का भी हो सकता है। मैंने इसके खिलाफ केस किया, मैंने किसी सेम चीज के खिलाफ आपके अगेंस्ट केस कर दिया, दैट इज काउंटर क्लेम। काउंटर कैसे? काउंटर ऑफर पढ़ा था हमने कि हमने कहा चलो 40,000, आपने कहा नहीं 50,000। व्हाट वाज दैट? दैट वाज काउंटर ऑफर। आपने सेल ऑफ गुड्स लगाया ना, सिमिलर टू दैट इज योर काउंटर क्लेम। आपका ऑर्डर 8 पूरा डिटेल में बताता है इसको, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेपरेट क्लेम करना पड़ता है। याद रखने का तरीका बताती हूँ। सेट ऑफ में आप क्या कह रहे हो? भाई 10,000 में से 4,000 मेरा है, ठीक है। तो उसकी डेट क्या होएगी? केस वाली डेट, राइट। इसमें आप क्या कह रहे हो कि ये मेरा काउंटर क्लेम है, तू चुप कर, पहले मेरा काउंटर क्लेम है। तो इसमें कौन सी डेट होगी? जब आप वो कह रहे हो कि चुप कर, ये मेरा काउंटर क्लेम है। सो दैट मीन्स दैट इज द डेट व्हेन द काउंटर क्लेम इज मेड, ठीक है। आपसे सीपीसी के थोड़े थोड़े जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं आप सर से प्लीज पूछते जाना, बिकॉज आई एज्यूम्ड दैट सीपीसी यहाँ तक पहुँच चुका होगा, बिकॉज बहुत कुछ आएगा, रिसीवर, ऑफिशियल, लिक्विडेटर। आइडियली आई एम नॉट सपोज टू टीच दैट। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते, बट द सब्जेक्ट दैट इज गिवन टू अ टीचर ओनली हैज टू केटर टू दैट, ठीक है। सो इसलिए आई विल नॉट टच दोज सेंसिटिव टॉपिक्स, राइट। चलो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड सी रीड करो। ये समझ आ गया? जब सॉल्व करेंगे तो पूरा ही समझ आ जाएगा। An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court.
नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, अब ये भी CPC है। 3C, व्हाट इज एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज नोटिस ऑफ मोशन? ऐसे तो हम लिमिटेशन बड़ा लंबा चला जाएगा यार, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं आते बेसिक्स। यस, बेसिकली परमिशन सीक करना। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? आप कोर्ट से परमिशन सीक करते हो कि ये मेरा केस है, क्या ये परमिट होगा या नहीं होगा। सो दैट इज अ नोटिस ऑफ मोशन। जब आप नोटिस ऑफ मोशन के अंडर एप्लीकेशन लगाते हो हाई कोर्ट में, तो बेसिकली कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा? व्हेन द एप्लीकेशन is presented to the proper officer of that court, let's say मैं 15 जनवरी को जाके एप्लीकेशन लगाती हूँ क्या कि मेरा नोटिस ऑफ मोशन एक्सेप्ट हो रहा है हाई कोर्ट में, तो 15 जनवरी से मेरा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज दैट इज द डेट व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। ना इस पे क्वेश्चन आएगा ना पहले वाले पे आएगा, अगर आना हुआ तो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम क्या। ठीक है, बिकॉज उसमें पहले आपको डी कोड भी करना पड़ेगा कि ये सेट ऑफ या काउंटर क्लेम है, जहां आपका CPC लगेगा पहले, ऑर्डर इट, एंड देन यू विल सॉल्व इट एज पर लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स डू द रिटन पार्ट ऑफ इट। लिखो। हाँ जी, जोर से बोलो थोड़ा। दिस वन, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट। नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? परमिशन सीक करना कि मैं हाई कोर्ट में मेरा केस क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता, आपकी जुरिस्डिक्शन में आप इसे अलाउ करोगे या नहीं। तो जब आप कोर्ट में जाके ऐसी एप्लीकेशन लगाते हो, उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो। ठीक है, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। वैसे ये मेरी कई दिल्ली में क्लासेस हुई थी, उसमें कई स्टूडेंट्स करते थे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है ना जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ट्रस्ट में उसको एक लाइन में लिख लो, आपको लिमिटेशन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज आपका जो बेयर एक्ट है, वेरी सॉरी टू से, ये ऐसे फ्रेम किया हुआ है कि कई लैंग्वेज आपको बड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट बात इतनी छोटू सी है। ठीक है, सो यहाँ आप लिख लो एप्लीकेशन जब लगी। ठीक है, दिस विल गिव यू हिंट कि जिस दिन एप्लीकेशन लगी तब से आपने उसको कैलकुलेट करना है। बात तो सारी कैलकुलेशन की है, किसी ने ये थोड़ी कहना बेयर एक्ट लिख के दिखाओ। सो जस्ट मेक सम स्मॉल फंडास, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिटन मटेरियल। लिखो Ditto important facts about section 3. About section 3. Write down. Section 3 is preemptory. Preemptory हमने पढ़ा था ना, फाइनल है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to take note of the act and give effect to it. So that means plea of limitation को इस पे स्टार बना लेना, ये आपको उसमें आता है प्रीलिम्स में। plea of limitation किसकी जिम्मेवारी है? This is the duty of court। ठीक है, एक तो इसमें से दो निकले, एक तो ये क्या है, प्रीएम्प्टरी है। प्रीएम्प्टरी मींस फाइनल है। अगर सेक्शन 3 कह रहा है कि नहीं आएगा केस इसमें, तो नहीं आएगा until unless 4 and 24 अप्लाई हो जाए, 4 to 24, राइट। अदरवाइज ये आपका फाइनल है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रेज दिस कंटेंशन। ठीक है, आपको स्पेशली प्लीड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन period of limitation is to be excluded from the prescribed period of limitation, comma, the party necessarily has to satisfy the party. I repeat, if any period of limitation is to be excluded from the prescribed period of limitation, that means जो आपका आर्टिकल
एक्सक्लूड करना है, दिस इज व्हाट दे मीन टू से। द पार्टी नेसेसरीली हैज टू सेटिस्फाई any of the appropriate provisions, any of the appropriate provisions in section 4 224, in section 4 224, underline the word necessary, that means ये चार्ट ही ड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली ड्यूटी ऑफ कोर्ट है क्योंकि ये प्रीएम्प्टरी है, तो नेसेसरी है कि आप 4 to 24 को प्रूफ करोगे तभी आपको अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं अलाउ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी सूट claim must be filed within the time specified in the schedule to the act, सो बेसिकली जब आपका कोर्ट के पास केस जाता है, कोर्ट कहते हैं ना कोर्ट चेक करेगी, तो कहाँ से चेक करती है? ड्यूटी टू चेक, बेसिकली शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले शेड्यूल चेक होगा, आर्टिकल्स चेक होंगे, उसके बाद 3 चेक होगा, उसके बाद 4 to 24 चेक होगा। दिस इज द सीक्वेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले कहाँ से आपका पीरियड चेक होना है, दैट हैज टू बी चेक्ड फ्रॉम द शेड्यूल। जिसको नहीं पता शेड्यूल वो है जो लास्ट में अटैच्ड है, विच हैज ऑल दी आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 3 is void as per section 23 and 28 of Indian Contract Act। सो हम कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रेरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट हैज नो पावर by rules to amend, add or modify the provisions of Limitation Act either expressly or by implication, इसका क्या मीनिंग है ये एक्सप्लेन करो मुझे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके पास, अभी जो 10-15 फैक्ट्स आ जाने, इसके अलावा आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं। स्टिल आई विल गिव यू द नोट्स डिटेल। कईयों को आदत होती है ना पूरा डिटेल में पढ़ने की, तो आप वो नोट्स लेके पढ़ सकते हो, बट दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। हाँ जी बताओ क्या मीनिंग है इसका? ये क्यों लिखा हमने? सीपीसी के केस में क्या होता है, जो आपके ऑर्डर्स होते हैं उसको हाई कोर्ट चेंज कर सकती है ना, दैट इज व्हाई दे आर मेंशनिंग इट। ये रीजन ये है कि जब हम इसमें सीपीसी लगा रहे हैं तो हम ये कहते हैं ना, सीपीसी के ऑर्डर्स में अगर कोई चेंजेस करनी है कौन करता है? हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट उसमें भी कुछ ऐसा गोलमोल नहीं कर सकती जिसकी वजह से हम लिमिटेशन पीरियड को या ऐड कर दें या माइनस कर दें। तो हाई कोर्ट वहां छेड़छाड़ कर सकती है, यहाँ पे नहीं कर सकती। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इस पे इनडायरेक्ट स्टोरी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आया था आपको, कैन इनहेरेंट पावर of court be invoked to extend the period of limitation, so the answer is no। यहाँ तो हमने हाई कोर्ट की बात की है। ठीक है, इनहेरेंट पावर में हम सारी सीनियर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी कोर्ट किसी भी तरीके से अपनी इनहेरेंट पावर के थ्रू लिमिटेशन को ना बढ़ा सकती है ना ही घटा सकती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसपे आप स्टार बनाओगे, दैट इज रेस जुडिकाटा। ये पढ़ लिया आपने?
तो आपने बोला था फिर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते, देन वी वुड हैव स्टार्टेड विद दिस। वैसे किसी को पता है रेस जुडिकाटा क्या होता है? जो केस जो कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम कहते हैं कि अब ये डिसाइडेड है, इसको दोबारा हम ये नाम नहीं उठाएंगे। दिस इज बेसिकली टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन। तो आपको बेसिक मीनिंग पता है, जब आप वहां पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। सो क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा यहाँ पे अप्लाई होता है? दिस इज द क्वेश्चन। So basically you mean to say apply होता है? The answer is yes. ठीक है, यहाँ लिख लो रेस जुडिकेटा यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके अंदर एक लाइन लिखो, the question of limitation once decided cannot be reopened at a later stage of same proceeding ठीक है। सो यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन के हिसाब से नहीं हमने बात की, हाँ बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हमने मुद्दा लिमिटेशन का एक बार देख लिया तो बार बार उसी को रेज करने की जरूरत नहीं है। वहां रेस जुडिकेटा सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है? सेक्शन 11, वहां पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। या ब्रैकेट में सेक्शंस एंड ऑर्डर सब लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन बीइंग a matter of statute, comma, section 3 leaves no room for equitable considerations। क्या होती है इक्विटेबल कंसिडरेशंस? औखा सी, हार्डशिप सी, जस्टिस सी, ये जो आपके ये सारे बहाने होते हैं जिसके अंडर वैसे कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं, तो यहाँ पे वो जो आपका अप्लाई नहीं होगा। ब्रैकेट में लिख लो, कोर्ट हैज नो पावर टू रिलीव द सूटर suitor means उसने केस फाइल किया। कोर्ट हैज नो पावर टू रिलीव relieve the suitor SUITOR from bar of limitation on ground of hardship, mistake और इनजस्टिस। हार्डशिप, मिस्टेक और इनजस्टिस, इसका मतलब अगर ये पूरी लाइन नहीं समझ आई, बेसिक मतलब क्या हुआ कि अगर तो 404 से लेके 24 तक आ रहा है तो ठीक है, उसके अलावा कोई बहाने नहीं सुनना है, ठीक है। इक्विटेबल कंसिडरेशंस क्या होती हैं? बहाने होते हैं, ठीक है। इनजस्टिस हो गया, ये हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सक्यूज जो 4 से 24 के बाहर है वो कोर्ट नहीं अलाउ करेगी किसी भी केस में इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका क्या है कि क्या ये गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होता है? कई गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है हमारी। लिमिटेशन क्या गवर्नमेंट पे लगता है? लगना चाहिए, लगता है भाई, लिखो, लॉ है। सेक्शन 3 equally operates for or against a private individual as also government। सो बेसिकली हमने, अगर आपको सेक्शन 3 पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर प्रॉब्लम बेस्ड नहीं है, अगर तो प्रॉब्लम बेस्ड है तो आपको ये मटेरियल की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट अगर लिखने को आ जाता है बाई चांस, तो बेसिकली आपने इसमें क्या लिखना है? लिमिटेशन कौन चेक करेगा? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट।
लिमिटेशन क्या होती है? प्रीएम्प्टरी होती है, फाइनल होती है। आप नहीं बताते कि 5 साल रख लो, 6 रख लो, जो आर्टिकल ने कह दिया, शेड्यूल ने कह दिया, दैट इज फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जहां नेसेसरी है 4 से 24 में आएगा, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये 4 से लेके 24 में फॉल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ड्यूटी क्या? ड्यूटी टू चेक, दैट मींस कोर्ट कहां से चेक करेगी? फ्रॉम द शेड्यूल। अगर सूट है तो उसके आर्टिकल्स लगेंगे, अपील है तो उसके आर्टिकल्स लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप करोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, वो क्या हो जाएगा? वॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या हाई कोर्ट चेंजेस कर सकती है? ना हाई कोर्ट कर सकती है, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती, चाहे वो कहे कि ये मेरे इनहेरेंट पावर में आता है। तो किसी की भी इनहेरेंट पावर में किसी भी कोर्ट में इंडिया में नहीं है कि वो लिमिटेशन को चेंज कर सके। तो अगर आप बेसिकली देखो, ये हमारा स्ट्रिक्टेस्ट लॉ, ठीक है। बाकी सब लॉज में हमारे प्रोविजन दी गई है, यहाँ से अपील जाएगी, यहाँ ये मैजिस्ट्रेट को लगता है तो यहाँ डिवीजन बेंच बैठ जाएगा, बट यहाँ इन्होंने कह दिया नो मीन्स नो। 4 से 24 है तो ठीक है, नहीं तो नो मीन्स नो। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट जुडिकेटा लगता है? लगता है, राइट। कोई भी इक्विटी कंसिडरेशंस लगेगी? नहीं लगेगी। लास्ट पॉइंट इज क्या? सरकार भी इंक्लूडेड है इसमें, द गवर्नमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड। अगर आपको स्टोरी आ गई जिसमें गवर्नमेंट पार्टी हो तो गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशन लगेगा। ठीक है, इसके बाहर आपको किसी फैक्ट्स की जरूरत नहीं। दीज आर द ओनली फैक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसके अब जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं वो जब मेरे को मेरे नोट्स मिल जाएंगे, आई विल गिव इट टू यू। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नोट्स कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 4। रीड करो पहले बेयर एक्ट से। सेक्शन 3 तो आपको समझ आ गया, एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं समझ आया दोबारा पूछ लेना। ठीक है, सबसे सौखा 3 था, उससे भी सौखा 4 है। 4 क्या बात करता है? एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, जिसमें आपकी गलती नहीं है बट कोर्ट ही बंद थी, राइट। सो ये किस किस पे अप्लाई होता है? ये सूट पे भी अप्लाई होता है, अपील पे भी अप्लाई होता है, एंड एप्लीकेशन पे भी अप्लाई होता है। जैसे सेक्शन 5 आपका सूट पे अप्लाई नहीं होता, ये आपने एक फॉर्मूला बना लेना है, S पब्लिक A पब्लिक APP। ये आपको जब लास्ट में सारे सेक्शंस हो जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा ये सब चीजें क्यों करवा रहे हैं। इससे आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस पे लिख लो कि इन सब पे अप्लाई होता है, राइट। SAAPP दैट मीन्स सूट अपील एप्लीकेशन। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायर होने के, आपका लेट्स से एक्सपायर हो गया ऑन द डे, कौन सा? व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। तो आप कब करोगे? मेक ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। सो दैट मीन्स फर्स्ट डे। हाँ जी, बेंचेस जो बैठते हैं नोटिस में आते हैं, कौन से बेंचेस? जैसे हॉलीडेज होते हैं तो वोकेशनल बेंचेस होते हैं। नहीं, दैट इज नॉट नॉर्मल वर्किंग आवर्स ना। अब लेट्स से उन्होंने केस किया है वर्किंग आवर्स में नहीं है तो नहीं इंक्लूडेड होगा। ठीक है, जैसे पार्ट टाइम आपकी छुट्टी हो गई, लेट्स से कोई जज बीमार हो गया, वो 2 घंटे नहीं बैठा है, किसी का केस लगा था, तब भी वो एक्सक्लूडेड हो जाता है। वही मैं आपको सारा स्कोप लिखवाऊंगी। लॉयर्स ने हाई हाई कर दी, बार स्ट्राइक कर दी, तब भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट को लगा कि चलो आज हाफ डे कर लेते हैं, तब भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा। सो बेसिकली ये बहुत वाइड है, ये नैरो नहीं है। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज वाइड। ठीक है, छुट्टियों में आपके कई जजेस बेंचेस लगाते हैं, ठीक है, बट वो काउंटिंग एज वर्किंग आवर्स और वो उसमें नहीं होता। ठीक है, लेट्स डू इट। सो एग्जांपल 3 इयर्स का लेट्स से पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। ठीक है, लास्ट डे पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कोर्ट जाके केस फाइल करूंगी, तो अगर उस दिन कोर्ट क्लोज है तो मैं कब फाइल करूंगी? नेक्स्ट डे। ठीक है, सो बेसिकली आप कहानी अंडरलाइन कर लो, कहानी किस चीज की है? नेक्स्ट डे। जिस दिन भी आपको कोर्ट मिल रही है और अगर आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, बंद मिली, तो आप नेक्स्ट डे पहुंचोगे। ऐसे नहीं आप बोलो यार फिर सोचा करे बैठ के कि जा ही आवा, आप 2 दिन बाद भी पहुंचे ना, तब भी वो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ कंडीशन आप पे क्या है? नेक्स्ट डे। बिकॉज यहाँ कोर्ट अगर बंद थी, कोर्ट की गलती थी, तो आपको नेक्स्ट डे विजिलेंट होना पड़ेगा। अब लेट्स से यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, 5 डेज ब्रेक है, लेट्स से दिवाली ब्रेक थी, तब आप कब जाओगे? 6th डे। ठीक है,
आपने जब कैलकुलेशन करनी है, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो इमीडिएट नेक्स्ट डे होना चाहिए, राइट। अब इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा रीड करो। A court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hour it remains closed on that day. सो बेसिकली नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें भी अगर कोर्ट क्लोज मिली हमें तो वो भी डीम्ड टू बी क्लोज्ड हो जाए। सेक्शन 4 का जो मेन पार्ट है वो तो ये कहता है कि अगर कोर्ट क्लोज मिली, उसने कुछ नहीं बोला कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ, उसमें आपका अलग प्रोविजन है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आपको कोर्ट क्लोज मिली, चाहे आधे घंटे के लिए मिली, चाहे 1 घंटे के लिए मिली, चाहे 2 घंटे के लिए मिली, तब भी हम डीम्ड मानेंगे कि कोर्ट बंद थी भाई, ठीक है। हो सकता है मुझे उसी आधे घंटे में इमरजेंसी हो कोर्ट जाने की, राइट। ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स में हम कोर्ट को कंसिडर करेंगे क्लोज्ड। तो ये इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आए आपने ये देखना है कि उसका सेक्शन अप्लाई हो रहा है या एक्सप्लेनेशन अप्लाई हो रहा है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है लिमिटेशन में। जब आप सॉल्व करते हो तो आप रेफरेंस दो कि एक्सप्लेनेशन में फॉल कर रहा है या किस में फॉल कर रहा है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। अब इसका चार्ट बना लो। 2 मैगजीन्स पे बेस्ड है सेक्शन 4। देयर आर 2 मैगजीन्स। कौन से, किसी को आइडिया है? इम्पॉसिबिलिया बिलिया करके सुना कुछ? सेक्शन 4 is based upon 2 maxims. First one says lex non cogit ad impossibilia. Ad impossibilia. Lex L-E-X N-O-N cogit C-O-G-I-T ad A-D impossibilia. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिखो, लॉ डज नॉट कंपेल, लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। सो चाहे आपका लिमिटेशन पीरियड में था, वो टाइम पीरियड निकल गया कोर्ट की वजह से, बट कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकती बिकॉज अब वो चीज़ क्या हो चुकी थी? इम्पॉसिबल। अब कोर्ट बंद है, जाके दरवाजे के बाहर थोड़ी बैठ जाओगे। बेसिकली इसमें वो चीज़ क्या हो चुकी है? इम्पॉसिबल है। तो दिस इज द फर्स्ट मैगजीम। सेकेंड है आपका मैगजीम एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट। ACTUS actus, CURIAE cure, NEMINEM neminum, GRAVABIT gravibit, RAVIBIT सॉरी। इसमें आपके मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिमिटेशन में दे आस्क यू मैगजीन्स एट टाइम्स, ठीक है। सो आपको लिखवाते जाएंगे साथ साथ में। लिखो ब्रैकेट में, an act of the court shall prejudice no man, ठीक है। सो कोर्ट का कोई भी एक्ट किसी भी बंदे को नुकसान नहीं कर सकता, राइट। दिस इज मेंट बाय दिस मैगजीम। अब इसका स्कोप देखते हैं जिसपे आपको क्वेश्चन जितने आज तक आए। एक बार क्वेश्चन आया था, सो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से स्कोप क्या हुआ? वाइड, ठीक है। यहाँ लिख लो, स्कोप वाइड है। अगर पार्शियली क्लोज्ड है तो भी कोर्ट को क्लोज मानते हैं, ठीक है। लेट्स से कुछ जजेस बैठे हैं, कुछ आज मेजॉरिटी छुट्टी पे है, राइट। स्ट्राइक बाय स्टाफ है, तब भी हम कोर्ट को बंद मानेंगे, राइट। लेट्स से कोर्ट इज सिटिंग फॉर जस्ट 2 hours और 1 hour, तब भी हम उसको बंद मानेंगे, ठीक है। सो ये सारे किस में आ जाते हैं? डीम्ड टू बी क्लोज्ड, डीम्ड टू बी क्लोज्ड। सिर्फ आपको एक चीज चेक करनी है पेपर में कि वो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है। लेट्स से 9 से 5 अगर कोर्ट का टाइम है
तो 9 से 5 के बीच में स्ट्राइक हुई होनी चाहिए, ऐसे नहीं 5 बजे स्ट्राइक हुई आपने कहा नहीं नहीं लिमिटेशन खत्म हो गया. सो बेसिकली यू हैव टू सी दैट इट शुड बी द नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ द कोर्ट, राइट. यहाँ एक लाइन लिख लो. सेक्शन 4 provides an exception to the general rule laid down in section 3. To the general rule laid down in section 3. ठीक है. अब एक बार 3 and 4 दोबारा पढ़ लो. यस, डायरेक्ट रीड करो. देखो कुछ नहीं समझ आया तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद. हाँ जी, रीड. Subject to the provisions contained in section 4 to 24, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be deemed, although limitation has not been set up as a defense. For the purpose of this act, a suit is instituted in any ordinary case when the plaint is presented to the proper officer. ऑर्डिनरी केस में क्या होगा? जब आपने प्लेंट फाइल की, क्योंकि आप ऑर्डिनरी केस में क्या करते हो? प्लेंट फाइल करते हो. सीपीसी में जब पढ़ते हैं तो उसी दिन से आपका लिमिटेशन है. नेक्स्ट. In the case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made, and in the case of claim against a company which is wound up by the court, when the claimant first sent in his claim to the official liquidator. तो पॉपर के केस में कब होगा? जब मैं अप्लाई कर दूंगी भाई मैं पॉपर हूँ, ठीक है, मुझे इसका राइट टू सू चाहिए. देन सेकंड इज जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो जब आपने अपना दावा लगा दिया ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास, तब से आपका क्लेम स्टार्ट हो जाएगा. आपने इन सब में यही चीजें चेक करनी है. लेट्स से कंपनी वाला था, आपने ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास नहीं लगाया, तब हमारा 12, 14 ये सेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो यू नीड टू सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस जब आपको आएंगे. अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Any claim by way of a set-off or a counter-claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted in the case of a set-off on the same date as the suit in which the set-off is pleaded. In the case of a counter-claim on the date on which the counter-claim is made in the court. तो सेट ऑफ के केस में कब होगा? जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था. काउंटर क्लेम में कब हुआ? जब काउंटर क्लेम इंस्टीट्यूट हुआ. ठीक है. नेक्स्ट. An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of the court. तो जब आपने एप्लीकेशन लगा दी हाई कोर्ट में, तब से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी. अब आओ सेक्शन 4. हाँ जी. Will the prescribed period for any suit appeal or application expire on a date when the court is closed? The suit appeal or application may be instituted retroactively on the date when the court reopens. A court shall be deemed to be closed on any date when the meaning of this section is during any part of its normal working hour and remains closed on that date. अब लिखो क्वेश्चन. सबसे पहला लिमिटेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सौखे सौखे से करेंगे, आई एम श्योर आपको आता होगा. लिखो. A and B were partners in a firm. A and B were partners in a firm. Full stop. C borrowed a sum of rupees 10,000. A sum of rupees 10,000 on 15/1/1985. 15/1/1985 from the firm, comma, repayable by 15/6/1985. repayable by 15/6/1985. अब जब आप लिमिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़े स्पीड वाले हो जाओगे तो आपको पहले ही पता लगेगा कि आपको 15/6/1985 से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो गई बेसिकली. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होएगा. राइट. दैट इज व्हाट वी मीन टू टीच यू. अभी स्टार्टिंग में अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, इजी वाला आएंगे. राइट डाउन. नेक्स्ट. repayable by 15/6/1985 with interest, full stop. The amount along with interest could not be repaid by C to the firm, comma, till the due date
till the due date fixed for payment, till the due date fixed for payment, full stop. The firm filed a suit, the firm filed a suit for recovery of principal amount, the firm filed a suit for recovery of principal amount along with the interest, along with the interest against C, against C on 1/7/1988, 1/7/1988, full stop. The courts were closed, the courts were closed for summer vacation, for summer vacation, for the month of, for the month of June 1988, for the month of June 1988, full stop. C contests that the suit is liable to be dismissed, that the suit is liable to be dismissed. C contests, that means says that the suit is liable to be dismissed as it is time barred, as it is time barred. Decide. C contests that the suit is liable to be dismissed as it is time barred. अब पहले मैं आपको लिमिटेशन के क्वेश्चंस रीड करना बताती हूँ. मैं आपका ये टेस्ट नहीं ले रही, टेंशन नहीं लेना, जिसको नहीं आता मुंडी डाउन नहीं कर लेनी, ठीक है. अभी स्टार्टिंग है. सो बेसिकली इसमें हमने क्या बात की, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक फर्म खोली, ठीक है. सी ने क्या किया, मनी बोरो किया, कितना, 10,000. कब किया, 15/1/1985 को, ठीक है. अब वो कब वापस होना था, 15/6/1985, ठीक है. तो ये जो 15/6/1985 है, अगर वो तब वापस नहीं होता तो आपका क्या अराइज हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है. कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो उसका मतलब आप क्या फाइल करोगे, सूट, ठीक है. जब आप सूट फाइल करोगे तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, द कोर्ट्स वर क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन फॉर द मंथ जून 1988. एक चीज तो क्लियर होगी, यहाँ पे क्या लग रहा है, सेक्शन 4, ठीक है. Then last is C contest that the suit is liable to be dismissed as it is time barred. C ने कौन से सेक्शन को वेव किया, 3 को, ठीक है. सो इसीलिए आपको मैं क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगी इकट्ठे 3 और 4 की बात हो रही है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पेपर में गलती करते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं, वो सिर्फ 4 के बारे में पीटते रहेंगे. दिस इज 4 कोड, ये स्कोप, ये 3 की बात ही नहीं करते. अब इवन दो 3 यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, बट ये डिसमिस्ड, याद है ये वर्ड पे मैंने फोकस किया था, वो डिसमिस्ड वर्ड कहाँ से निकला, 3 से. तो उसने 3 की लड़ाई लड़नी है, उसने 4 की लड़ाई लड़नी है, तो दोनों लड़ाइयाँ दिखानी है, ठीक है. जब लिमिटेशन की बात आएगी आपको दोनों साइड से बात करनी है. सो बेसिकली इसका एक रफ ड्राफ्ट पहले बना के देखो, आपको आता है. देन आई विल टेल यू द प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. दिमाग लगाओ, अब कैसे लिखोगे इसको, जस्ट द सीक्वेंस. उसका टाइम पीरियड तब खत्म हो रहा है ना, तो इसीलिए वो जून 1988 पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए उसने उसको काउंट किया और बीच वाली को नहीं किया. समर वेकेशन तो हर एक में ही बंद होगा. अब उसका कॉज ऑफ एक्शन 15 जून को अराइज हुआ, तब भी तो कोर्ट्स बंद ही हुई. तो हमने कोर्ट बंद का वहाँ नहीं देखना, हमने ये देखना जब हमारा कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो रहा था तब बंद थी, सेक्शन 4 के हिसाब से. किसने किया हुआ है लिमिटेशन पहले आप में से,
जिसने किया वो पहले सॉल्व करेगा। हाँ जी अर्निमा बताओ। Hi ma'am, I have a question. या Ma'am, when will the period start to run? Because ideally, cause of action arose when the money became payable, when the loan became repayable, which is 15 June 1985. यस But if we look at the schedule, entry 19 in the schedule हम्म for money payable for money lent, हम्म 3 years, but the time from which period begins to run is when the loan is made. when the loan is Made. when the loan is made हाँ नहीं जी. नहीं, you have to solve this as per section 4. I am asking you from the context of section 4. Limitation तो 3 years ही लग रहा है, but आपने section 4 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। आपने बेसिकली 15th June 1985 प्लस 3 years करना है। From the payment का डिफॉल्ट यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा। Understood. Thank you. अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करो और आप भी चैट बॉक्स में इसके पॉइंटर्स लिख के भेजो कि आप सॉल्व करोगे, आप इसको किस सीक्वेंस में करोगे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Okay. रेस्ट ऑफ यू आल्सो दोज ऑफ यू आर ऑनलाइन, इफ यू नो द आंसर चैट बॉक्स यूज करो, नहीं आता तो शांति से बैठ के सुनो, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ये पहला ही क्वेश्चन है। हाँ जी आपका ये इतने कोड बांध से क्वेश्चन बट ऑन द कॉज ऑफ जो है सिंगल लिमिटेशन पीरियड ऑफ पेमेंट एक्सपायर हो चुका और देखो कि आप बात कर रहे हैं। आपने जो आपको डेट्स दे दी ना, इसीलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले ही दे दिया 3 और 4 के कंटेक्स्ट में। आपको जो डेट्स आ गई आपने वो डेट्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखो, आप उसके हिसाब से सॉल्व करके बताओ। आपको जो डेट्स दे दी आपने सिर्फ लिमिट शेड्यूल किस लिए उठाना है, 3 इयर्स देखने के लिए, ठीक है। बाकी आपने स्टोरी के हिसाब से चलना है, क्योंकि वो एक्सक्लूड करने की ही बात हो रही है, वो 4 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। ये तो इजी है, इसमें मैंने साफ साफ ही समर वेकेशन दे दिया। ये तो कोई और बहाना ढूंढा बनाया होता फिर वो सॉल्व करना मुश्किल होता है। अभी मैं आपसे कल एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इस कितनी लंबी चौड़ी कहानी है ना, मैंने जहां जहां भी पढ़ाया आज तक, जहां जहां भी वो कहानी लिखाई है, किसी माइकल लाल ने उसको सॉल्व नहीं किया। उसका एक वर्ड का आंसर है, और वो भी आपके एग्जामिनर बार बार आपसे वही क्वेश्चंस पूछते हैं। वो आपको बेसिकली अब ये समझाना है सूट, अपील और एप्लीकेशन का फर्क, कि कहीं भी तैश में नहीं आ जाना। ये जो हम फॉर्मूलाज बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे। पहले आज सिंपल सा करके देखो। फ्रेम कर लिया अपना अपना, फिर मैं करूँ। कोई ऐसा है जिसको कॉन्फिडेंस है शेयर करने का, लिमिटेशन का ज्ञानी हमारा कोई? पेपर में तो आप ही लोग करोगे। देखो लिमिटेशन आई कैन टीच इन 10 days एंड वैनिश ऑफ, आई कैन एंजॉय माय समर ब्रेक, ठीक है। आई एम हैविंग समर ब्रेक बेसिकली, बट आई वुड फोकस कि आप सबको एक एक बंदे को लिमिटेशन कैलकुलेट करना आ जाए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं लिमिटेशन पढ़ने का। डायरेक्ट तो इतना सा है, 32 सेक्शंस है, क्या है, क्या कंफ्यूजन हो रही है? जून की कंफ्यूजन हो रही है, जून ही चल रहा है, हिसाब लगाओ। अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना, लिखो इसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, राइट डाउन। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, बेसिकली दिस इज सेक्शन 4 पे क्वेश्चन, हर एक सेक्शन पे 2-2 क्वेश्चंस करेंगे। सो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट, क्या होएगी यहाँ पे 3 years। यहाँ लिखोगे ब्रैकेट में एज पर शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बोला था, ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है, सबसे पहले क्या उठाना है, शेड्यूल, ठीक है। सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कभी भी सीधा 4 पे नहीं पहुंच जाना, सबसे पहले शेड्यूल बाय सबको इज्जत देनी, ठीक है। सो यहाँ आप बताओगे दिस इज 3 years। कॉज ऑफ एक्शन कब रोज हुआ, दैट वाज 15/6/1985। अब इसमें 3 years ऐड कर लो, कितना हुआ, जून 1988। यहाँ तक तो सबको आता होगा, दिस इज सिंपल मैथ्स, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे द कोर्ट्स वर क्लोज्ड, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है मेन, फॉर जून 1988। लेट्स से मैंने जून में ही जाना हो, मैंने तभी दावा फाइल करने का सोचा, तब कोर्ट्स क्लोज मिली मुझे, देयरफॉर
suit shall be instituted, suit should have been instituted. हमने वर्ड क्या यूज किया था सूट के साथ? इंस्टीट्यूटेड. ठीक है, ये गलतियां पेपर में नहीं होनी चाहिए, इनसे शुरू कर लो. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, कब फाइल होगा? जुलाई. ठीक है, अभी हम प्रिज्यूम करेंगे क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जून में बंद है, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि 1 जुलाई को खुल रही है. ठीक है, जुलाई 1988 हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1988 तक हमारा खुल जाएगा. देन आप लिखोगे दिस इज एज पर सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. यहाँ आप लिखोगे विच लेज डाउन, जो अभी आपको सारा लिखवाया. ठीक है, सेक्शन 4 की बैरेक्ट की लैंग्वेज यहाँ आप लिखोगे. पेपर में नहीं याद आती तो बैरेक्ट उठा के लिख देना. राइट, लास्ट लाइन आप लिखोगे एज द सूट was instituted on 1/7/1988, it is not time barred. It is not time barred. यही बोला था ना सी ने कि वो टाइम बार्ड है. अब यहाँ एक लास्ट लाइन क्या लिखोगे जिससे आपको मार्क्स मिले? कैन नॉट बी डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 3. आप ये नहीं लिखते ना, एग्जामिनर को इनकम्प्लीट लगता है. सो ये लाइन आपने पक्का लिखनी है, कैन नॉट बी डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 3. ठीक है, अब आपको चाहे 4 पे आए, 4 से लेके 24 तक किसी पे भी आए जिसमें बेसिकली टाइम पीरियड चेंज होना है, तो आपने यही लिखना है कि सेक्शन 3 वर्सेस दैट सेक्शन. ठीक है, लास्ट में लिखना है कि डिसमिस होगा या नहीं होगा, या सेक्शन 3 लगेगा कि फलाना फलाना सेक्शन लगेगा.